Everyone, this is Roshan Kumar. Father's name Om Prakash Prasad. I am from Muzaffarpur, Bihar. Still I am studying in ITM University Gwalior BSc Agriculture final year. सबसे पहले हम लोगों को महोगनी क्रॉप प्लांटेशन के बारे में जानकारी है चाहिए, यानी कि होना चाहिए। तो होता क्या है महोगनी प्लांट, तो महोगनी प्लांट जो है प्लांटेशन क्रॉप है, इसका लाइफ साइकिल 10 से 12 साल है। इसको हम क्या करते हैं आसानी में यानी कम खर्च में, अगर ज्यादा इनकम फार्मर को चाहिए इसके लिए ग्रो करते हैं। ये खास करके वाटर रेसिस्टेंस है, यानी कि कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका बोटेनिकल नेम स्वेटेनिया माइक्रोफाइला होती है। ये इसका फैमिली जो है मिलिएसी फैमिली की क्रॉप्स हैं। इसको ओरिजिन इसका साउथ अमेरिका एंड मैक्सिको में हुआ है। सबसे पहले हम इसके रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हम लोग इसका यूज क्यों करेंगे, हम इसको प्लांटेशन क्यों करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या है, इसको हम बॉर्डर क्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे कोई भी फार्मर यानी कोई भी इंसेक्ट, पेस्ट और कोई भी जानवर इस पे अटैक नहीं करते हैं, और ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इनकम प्रदान करती है। अब प्लांटेशन यानी इसके लीफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका लीफ जो होता है 5 से 6 इंच लंबी होती है। इसका हाइट, प्लांट का हाइट जो है 50 से 60 फीट तक की होती है। इसके लिए पीएच रिक्वायरमेंट जो होता है 6 से 7.5 होता है, और ये वाटर रेसिस्टेंस होता है। अब हम ये कहेंगे कि इसका सीड का यूज क्या है, सीड का यूज क्या है और इसका वैल्यू क्या है मार्केट में। तो सीड का यूज हम लोग मेडिसिनल वैल्यू के तौर पर भी करते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको रिलीफ के लिए पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, ब्लड शुगर के रूप में यूज करते हैं। अगर लीवर डिसऑर्डर भी है तो वो अगर 1-2 सीड्स को सेवन करते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद इसको हम पॉलिशिंग एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। फिर सॉप बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और खास करके ये भी देखा गया है कि इसके जो लीफ होते हैं, महोगनी के जो लीव्स होते हैं, उनका उपयोग हम लोग यानी कि मॉस्किटो को भगाने वाले यंत्र में भी उपयोग करते हैं। जैसे कि महोगनी क्रॉप का जो लीफ होते हैं, तो आप अगर नॉर्मली प्लांटेशन कर रहे हैं महोगनी का और उसके नीचे और कोई भी आप क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उनमें जो इंसेक्ट का, पेस्ट का जो अटैक होता है वो कम जाता है, क्योंकि इनमें जो होती है कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाती। अगर सीड की प्राइस और वैल्यू देखा जाए मार्केट में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमेजोन, जस्ट लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको खरीदने के लिए जाओगे तो आपको करीबन 1000 रुपये पर केजी मिलेगी। फिर अब हम इसको टिम्बर के यानी इसका जो टिम्बर है उसका उपयोग हम बताएंगे। तो एक महोगनी क्रॉप का जो टिम्बर होता है वो 30 से 40 फीट तक का ही अच्छा होता है। उसके बाद वो पतला हो जाता है और उसका अनुपयोग तो नहीं होता, उपयोग भी हम करते हैं जलावन के तौर पे, ये सब के तौर, लेकिन मेनली 30 से 40 फीट का हम उपयोग करते हैं। इसका उपयोग शिप बनाने में करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी करते हैं, और लॉन्ग टर्म फर्नीचर के रूप में भी करते हैं, और कुछ जैसे मकान में डेकोरेशन वगैरह वगैरह के लिए भी उपयोग करते हैं। इसका अगर प्राइस देखा जाए तो विभिन्न मार्केटों में अलग अलग है। नॉर्थन इंडिया में देखा जाए तो अभी इसका प्लांटेशन महोगनी का हो रहा है, तो जिससे क्या इसका प्राइस अभी कम है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2000 से 2500 घन फीट इसका प्राइस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, और हम इसका सॉइल प्रिपरेशन कैसे करेंगे और इसको हम लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट है, ये वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है। सबसे पहले ये क्या है, वार्म क्लाइमेट की क्रॉप है। इसको हम देखा जाए तो ऑल इंडिया कहीं भी हम ग्रो कर सकते हैं एक्सेप्ट हिल एरिया को छोड़, क्योंकि वहां पे क्या है कि थोड़ा ज्यादा ठंड होता है, इस वजह से हम नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम इसको प्रिपरेशन करना है, इसको लगाना है, तो बेस्ट जो समय होता है इसका जून जुलाई होता है। पहले हम क्या करेंगे, मई के महीने में इसको लगाना है, तो हम मई के महीने में अच्छे से खेत को टिलेज कर देंगे। फिर उसके बाद 1 फीट डायमीटर का गड्ढा खोद देंगे, उसमें FYM, कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट डाल देंगे। टर्माइट्स के अटैक के लिए हम इसमें ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं तो नीम केक ऑयल भी रख सकते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, कुछ वाटर यानी इरिगेट करके छोड़ देंगे। फिर इसको हम रेनी सीजन जब आएगी, यानी कि मई के बाद जून जुलाई में रेनी सीजन मानसून की समय होती है, उस समय हम इसको ग्रो कर दें। फर्स्टली 2 से
3 यानी 1 से 2 साल तक हम इसको वाटर रिक्वायरमेंट का सप्लाई करते रहते हैं रेगुलर टू रेगुलर। अब हम इसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि शुरुआत में 1 से 2 सालों तक इसको हमें वाटर प्रॉपर वे में देना चाहिए। क्योंकि देना चाहिए क्योंकि इसका जो रूट सिस्टम जो है वो ज़्यादा जमीन के अंदर तक गहराइयों तक नहीं जाता है, और जब तक जमीन के अंदर तक नहीं जाता है तब तक वाटर की सप्लाई इसको प्रॉपर वे में चाहिए होती है। फिर जब 1 से 2 साल हम अच्छा से टेक केयर इसका करेंगे, फिर इसके बाद हम टेक केयर ना भी करें, इसीलिए ना करेंगे लेकिन कम करेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट की सप्लीमेंट भी कम जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्या है, वीड है, जस्ट लाइक अ वीड है, और ये जंगली पौधे में गिनती होती है। इसीलिए क्योंकि जंगली पौधे जो भी होते हैं उनमें खुद एबिलिटी होती है अपने न्यूट्रिएंट और खुद को वो करने का। फिर से अब हम आते हैं इसको ग्रो करने के बाद अब आते हैं कि हम अपने फार्मर्स को अगर एडवाइस दें तो उनके लिए बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो कोई भी फार्मर है, जस्ट मैं खुद फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे अनुभव है कि फार्मर को अगर छोटे फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, तो उनके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। अगर एक ही सिंगल क्रॉप अगर लगा रहे हैं तो क्रॉप अगर फेलियर हो जाता है तो रिस्क ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम उनको सजेस्ट करेंगे कि ये जो मेरी जो कंपनी की जो महोगनी क्रॉप्स हैं यानी प्लांट को लगाया करो। आप नहीं होता है, आपके पास कम लैंड है, तो आप क्या करो, इसको बॉर्डर क्रॉप के रूप में यूज करो, मेड के साइड से लगाओ, ताकि इससे क्या होगा कि फार्मर को एक रिस्क जो है वो कम जाएगी और कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलने की संभावना होगी। क्योंकि क्रॉप अगर न्यूट्रिएंट है या कोई भी फर्टिलाइजर है जो हम दे रहे हैं मेन क्रॉप को, जैसे जस्ट लाइक अगर मेन क्रॉप कोई आलू यानी कि पोटैटो लगाता है और साइड से ये है, तो जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है पोटैटो के वो मिल जाएगी, कुछ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड जो भी है वो मिल जाएगी, ताकि क्या होगा, ये भी प्लांट ग्रो करते रहेगा और जैसे ही 10-12 सालों की बात देखी जाएगी तो ये अच्छे खासे आउटपुट में लाखों रुपए देंगे फार्मर को। इससे क्या होगा कि फार्मर की जो रिस्क है वो कम जाएगी और फार्मर खुशहाल रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं कि हम इसको कमर्शियल लेवल पे कैसे उपयोग करेंगे, और इसको हम कमर्शियल प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके शुरू से यानी इसके प्लांट से बीज तक बिकती है और हर इसका अच्छा खासा कीमत होता है। अब है कि हम ट्रेडिशनल फार्मर को अपने तरफ कैसे मूव करेंगे, इस प्लांटेशन क्रॉप को लगाने के लिए हम कैसे फोर्स करेंगे या कन्वे करेंगे। तो मैं उस फार्मर से सबसे पहले कि फार्मर से हम लोग विजिट करेंगे कि फार्मर की समस्या क्या है, उनके बारे में बताएं, और अपनी कंपनी की जो पॉलिसीज होंगे, ऐसे तो फार्मर कोई कंपनी पे जल्दी बिलीव करना नहीं चाहती है क्योंकि बहुत सारे ठग कंपनी है, लेकिन मैं अपने कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये मुझे जहाँ तक पता चला है और मैंने सर्च किया है तो वो अच्छा है, तो मैं उस अपने कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं उनको क्या करूंगा कि तो ट्रेडिशनल फार्मर को हम अपने तरफ अपने प्रोडक्ट की तरफ कैसे मूव करेंगे, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस फार्मर से हमसे बात करनी है। फार्मर का पहले भरोसा हमको जीतना पड़ेगा, फिर हम उसको ट्रायल के तौर पे पहले हम उनको ये कहेंगे कि सर आपके पास अगर वेस्ट लैंड पड़ी हुई है तो आप उसमें लगाओ, मेन क्रॉप को छोड़ दो, मेन क्रॉप जहाँ यूज कर रहे हो वहीं छोड़ दो। हम ट्रेडिशनल फार्मर यानी ट्रेडिशनल जो हैं उनको छोड़ के हम जो उनका वेस्ट लैंड है उसमें उपयोग करवाएंगे। और क्या करेंगे कि जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी भी कम है हम वहाँ इस क्रॉप को लगवाएंगे, ताकि क्या होगा कि फार्मर को ये लगेगा कि हाँ कम इरिगेशन में अच्छा खासा ये हो रही है। तो हम ये करेंगे, फिर जो भी वेस्ट लैंड है हम पहले उसमें लगवा देंगे इस महोगनी को, तो उन फार्मरों को इतना बिलीव हो जाएगा, अगर एक फार्मर को बिलीव हो जाएगा कि हाँ इस बंदे का जो कंपनी का जो ये प्रोडक्ट दिया है वो ज़्यादा अच्छा है, तो क्या होगा धीरे धीरे खुद वो फार्मर एक फार्मर से दूसरे फार्मर में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे कंपनी का भी प्रमोशन होगा और काम भी आगे बढ़ेगा और सारे लोग प्लांटेशन करने लगेंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग या जो भी है प्लांट को छोटा ही प्लांट को लगाया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा 2-3 फीट वाले प्लांट को लगाओगे तो रिस्क ज़्यादा होगी क्योंकि वो सूख जाएंगे, और छोटा पौधा रहेगा तो अच्छे से उसका टेक केयर किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मेरा ये प्लान है कि अगर मैं इस कंपनी में एक्सिमिया ऑर्गेनिक वैली में सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे 90 दिनों की जो प्लान होगी वो इस प्रकार होगी कि फर्स्टली
मुझे कंपनी किस एरिया को अलॉट करती है, फिर मैं उस हिसाब से अपना वर्क करूंगा। तो पहले अगर मान के चलो मुझे एरिया अलॉट हुआ ग्वालियर रीजन अलॉट हुआ, तो मैं क्या करूंगा कि ग्वालियर के हर एक एक गांव में और एक एक फार्मर से मिलने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा कोशिश ये रहेगा कि एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मर से मैं मिलूं और उनको कन्वे करूं अपने प्रोडक्ट को लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करूं, ताकि पहले तो मैं उनका दिल जीतूंगा, कुछ अपना डेमो दिखा के, कुछ एडवर्टाइजमेंट करके। फिर जब मान के चलो मैंने एक दिन में 20 फार्मर का वो किया, मतलब 20 फार्मर के साथ विजिट किया, उनका फील्ड विजिट किया, उनकी प्रॉब्लमों को सुना। फिर ऐसे करते करते अगर हम 3 महीने का बात है तो करीबन 600-700 फार्मर से मिला और हर एक विलेज में गया। उसमें से अगर 20-20 हर विलेज से 10-10 यानी 5-5 भी फार्मर अगर मेरे प्रोडक्ट को लेते हैं और महोगनी प्लांटेशन को लगाते हैं और उनको बेनिफिट लगेगी, तो वो क्या होगा कि और ज़्यादा फार्मर लेंगे। और मेरा एक ही एम है कि मैं इस कंपनी में, यानी ये कंपनी को अपना परिवार मानूंगा और अपना 100% आउटपुट देने की कोशिश करूंगा, ताकि कंपनी भी एक बड़े पैमाने पे बड़े नाम हो दुनिया में, विश्व में इसका नाम हो, और हम लोग भी उस कंपनी का ही हिस्सा रहेंगे। तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाएगा, इस कंपनी से मेरा भी फायदा होगा। और साथ साथ जो और भी प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के, जितने भी प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट के बारे में भी मैं फार्मर्स को बताऊंगा, उनको कहूंगा कि आप ट्राई करके देखो। बस मेरे हिसाब से यही बहुत है, बहुत तो नहीं है लेकिन मेरे जो भी लेवल का है, बस मेरे हिसाब से यही है। थैंक यू फॉर दैट।